हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर समसामयिक घटनाक्रम के इस विशेष श्रृंखला में। दोस्तों, अभी पिछले ही हफ्ते भारत के पश्चिम में ताउते नाम का एक चक्रवात उत्पन्न होता है और भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत भारी तबाही मचाता है। हम उन सबों से अभी निपट ही रहे थे, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर ही रहे थे, तब तक बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, यास, जिसने कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तबाही मचाई और हमारे बिहार और झारखंड सहित पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। और अब चर्चा अगले चक्रवात गुलाब की हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये चक्रवात होता क्या है, कैसे आता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर किसी मानवीय गलती का परिणाम है। सबसे बड़ी बात कि इनके जो इंटरेस्टिंग नाम है, कटरीना, हुदहुद, ताउते, इस तरह के इंटरेस्टिंग नाम देता कौन है। तो आज के इस वीडियो में आइए हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और चक्रवातों के पूरे मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए, हवाओं से संबंधित इसके पूरे मैकेनिज्म को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको 3 नियम बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आने चाहिए, तब आप इसके पूरे मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला नियम इसका क्या है कि हवाएं जो होती हैं ना, वो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती हैं। यानी हवा कभी भी भारत की तरफ नहीं चलती है या भारत पाकिस्तान की तरफ या किसी देश की तरफ नहीं चलती हैं। हवाएं जब भी चलती हैं तो उनको पता बस इतना रहता है कि लो प्रेशर जोन है, यानी हवा जब भी चलेंगी तो लो प्रेशर जोन की तरफ चलती हैं। किसी भी कारण से जब किसी जगह पर कोई लो प्रेशर जोन, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो चारों तरफ की हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं। चारों तरफ की हवाएं इसको भरने के लिए आती हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ये जो प्रेशर जोन होता है और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच उल्टा संबंध है, यानी कि जहां भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं पर प्रेशर कम होगा, ये निश्चित है। यानी कि ये जो लो प्रेशर जोन बना है तो यहाँ पर किसी कारण से यहाँ पर तापमान ज़्यादा मिला, ठीक है, मान लेते हैं सूरज की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल लंबवत रही और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बना, ठीक है। इसके संपर्क में आने वाली, इस सतह के संपर्क में आने वाली सारी हवाएं गर्म हो गई, गर्म होने के बाद हल्की होकर के ऊपर उठ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बना और इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए चारों तरफ की हवाएं यहाँ पर आई। तो ये एक नियम है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है, पहला। दूसरा नियम जो आपको समझना है वो है कोरोलिसिस का नियम, ठीक है। कोरोलिसिस महोदय के द्वारा दिया गया एक नियम है जिसके अंतर्गत ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी चूंकि घूम रही है, घूमने के वजह से, उसके घूमने के कारण उसके संपर्क में आकर के जो हवा चलती है वो हवा सीधा नहीं चल पाती है ना। ये हवा मान लेते हैं लो प्रेशर जोन की तरफ जा रही है तो ये सीधी नहीं चल पाती है, ये जब भी चलेगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, है ना। ये सीधा ना होकर के थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये है कोरोलिसिस का नियम और इसका कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित वो है फेरेल का नियम। फेरेल महोदय के द्वारा दिया गया ये जो नियम है वो ये है कि उन्होंने बताया कि जो ये हवाएं चलती हैं और जो मार्ग से अपने विचलित होकर के, डेविएट होकर के चलती हैं, उसकी एक निश्चित दिशा है। उन्होंने बताया कि ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जब भी हवाएं चलेंगी तो वो अपने मार्ग में दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, है ना। अगर मान लेते हैं ये लो प्रेशर जोन है तो यहाँ की तरफ अगर चलेंगी तो ये दाहिनी ओर मुड़ करके चलेंगी, सीधा नहीं चलेंगी। मान लेते हैं इधर से इधर आना था हवा को, है ना, तो ये हवा जब भी चलेगी तो थोड़ा सा मुड़ते हुए चलेगी, दाहिनी ओर मुड़ चलेगी। इसी तरह से इधर की जो हवा है तो वो इधर मुड़ जाएगी, है ना, अपनी दाहिनी ओर। जब भी जो भी हवा चलेगी, मान लेते हैं इधर से हवा चल रही है तो ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। जब भी जो भी हवाएं चलेंगी वो दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। ये इन्होंने बताया। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी वो बाईं ओर मुड़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में जो चलती हैं हवाएं वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये 3 नियम हैं जिसको आपको समझना है। एक, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। दूसरा,
कोरलेसिस का नियम यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये जो हवा चलती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तीसरा फेरेल का नियम यानी कि एक निश्चित दिशा में मुड़ती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमेशा वो दाहिनी ओर ही मुड़ेगी, जब भी मुड़ेगी तो दाहिनी ओर मुड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जब भी मुड़ेगी तो बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि ITCZ क्या होता है। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हिंदी में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इसकी जो आदर्श स्थिति है वो भूमध्य रेखा के पास होती है ना। मार्च के समय में, मार्च में सूरज भूमध्य रेखा पर होता है, और इस सूरज की जो लंबवत स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है उसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और दोनों गोलार्ध से आने वाली हवाएं यहाँ पर आकर के मिलती हैं, अभिसरण होता है, इसीलिए इसको अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर संवहनीय धाराएं यानी कि कन्वेक्शनल करंट की उत्पत्ति होती है, डेली वर्षा होती है, और मौसम सुहावना जनरली बना रहता है। ठीक है, लेकिन मार्च के बाद जैसे ही सूरज उत्तरायण होता है यानी उत्तर की तरफ आता है ना, तो आप देखते हैं कि अप्रैल, मई और जून में आप देखिए तो ये जो ITCZ है वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ मुड़ जा रहा है, यानी समताप रेखाएं सीधी होती हैं और यहाँ पर आकर के समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सूरज की स्थिति यहीं पर है ना। तो ये जो सूरज की स्थिति है तो दोनों में यानी कि समुद्र में और स्थल में दोनों जगह पर सूरज को समान तापमान मिल रहा है, लेकिन तापमान समान मिलने के बावजूद जो स्थल है वो समुद्र की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लो प्रेशर है यानी तापमान यहाँ पर जो मिल रहा है ITCZ थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर जो मजबूत निम्न दाब का क्षेत्र बना, तो यही कारण आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जनरली दोपहर के बाद और अंधड़, तूफान, झंझावत, है ना, इस तरह की आंधी तूफान वाली स्थिति बनी रहती है, और अक्सर आंधी तूफान आता रहता है गर्मी के दिनों में, आप अक्सर देखिएगा बरसात के पहले। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थल है यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे इमारतें हैं, वन हैं, जंगल हैं, जिसके कारण इन हवाओं को जल्दी ही ये तोड़ देता है, और ये मजबूती इसकी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है ना, ये कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब समुद्र की स्थिति आती है, समुद्र में जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी इमारत या कोई भी आकृति, पर्वत, पहाड़, इस तरह की चीज़ नहीं पलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत तेज गति से चलती हैं, और इन तेज गति से चलने वाली हवाओं के कारण ही कभी कभार ये बहुत मजबूत रूप धारण कर लेती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं चक्रवात। चक्रवात यानी चक्र का मतलब कि चक्कर लगाने वाली, और वात का मतलब वायु माने हवा। ठीक है, तो चक्कर लगाने वाली हवाओं को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात यहाँ भी उत्पन्न होता है, चक्रवात यहाँ भी उत्पन्न होता है। अब आइए समझते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति होती कैसे है। ठीक है, देखिए अप्रैल, मई और जून में तो बहुत कम, क्योंकि जून में यहाँ पर ITCZ बहुत प्रबल होता है, और हवाएं जो हैं वो मानसूनी हवाओं का रूप ज़्यादा धारण कर लेती हैं। जनरली अप्रैल और मई में ही चक्रवात ज़्यादा आते हैं, जून में भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। इस समय देखिए, अगर इस बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ले लें या फिर हम अरब सागर वाला क्षेत्र ले लें, है ना, इस क्षेत्र में मान लेते हैं कि यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस इतना भी टेम्परेचर अगर मिल गया तो चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति बनती है। ठीक है, तो किसी कारण से, है ना, यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तो निम्न दाब का क्षेत्र बनने से क्या होगा। ठीक है, 3 नियम मैंने आपको बताए थे, वो तीनों नियम यहाँ पे लागू होंगे। निम्न दाब का जब क्षेत्र बना तो चारों तरफ की हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से हवाएं यहाँ को आनी थी, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो जाएंगी, अपने दाहिनी ओर मुड़ करके चलेंगी। उत्तरी गोलार्ध है, दाहिनी ओर मुड़ेंगी, ये ऐसे नहीं चलेंगी, ऐसे चलेंगी। ठीक है, इसी तरह से ये हवा ऐसे चलनी थी, ऐसे नहीं चल करके ये ऐसे चलेंगी। इसी तरह से हवा ऐसे चलनी थी, ऐसे न चल करके ये ऐसे चलेंगी। इसी तरह से हवा ऐसे चलनी थी, ऐसे न चल करके ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से हवाएं, देख रहे हैं,
विपरीत दिशाओं से ये हवाएं आ रही हैं और कहां आ रही हैं? निम्न दाब के क्षेत्र के पास। तो निम्न दाब के क्षेत्र में जो चारों तरफ से विपरीत दिशाओं से जब हवाएं आती हैं तो वो एक बवंडर का रूप धारण कर लेती हैं। यही होता है आपका चक्रवात। अब देखिए, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सब जगह सवाल पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये दिशा कैसी है। ये ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे घूमने लगी है ना, इस दिशा में घूमने लगी। तो ये इसको क्या कह सकते हैं? ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा हो गई, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा हो गई, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको वामावर्त कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो गया कि जो चक्रवात है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, प्रति चक्रवात इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो चूंकि ये सब क्लास में आपको बहुत डिटेल से सारा कुछ बताया जाता है, अब सबको अगर हम डिटेल से बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब समझिए, ये जो चक्रवात की उत्पत्ति हो गई है ना, वहां पर चक्रवात उत्पन्न हो गया, या फिर मान लेते हैं कि अरब सागर में ये चक्रवात उत्पन्न हो गया। तो चक्रवात यानी कि हवा का बहुत बड़ा बवंडर उत्पन्न हो गया। अब ये हवा का बवंडर क्या होगा? इसको आकर्षित कर रहा है स्थल का एक जो निम्न दाब का क्षेत्र है, एक निम्न दाब का क्षेत्र यहां पर है जो इसको आकर्षित करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला सारा का सारा चक्रवात सिर्फ और सिर्फ भारत में ही आता है। वो बांग्लादेश भी जाता है, वो म्यांमार भी जाता है, वो थाईलैंड भी जाता है। उसी तरह से अरब सागर में उत्पन्न होने वाला जो चक्रवात है वो भारत में भी, पाकिस्तान में भी, यमन में भी, अरब में भी, उधर भी चला जाता है। ज़्यादातर देखिएगा तो ये जो अरब सागर का जो चक्रवात है वो हमारे भारत में जो निम्न दाब है उससे ज़्यादा प्रबल निम्न दाब उनको मिल जाता है अरब प्रायद्वीप की तरफ। इसलिए अरब सागर से उत्पन्न होने वाले जितने चक्रवात हैं वो प्रायः अरब की तरफ, पश्चिम की तरफ चल जाते हैं। इसलिए हम पाते हैं कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवात भारत में बहुत ही कम आते हैं। ज़्यादातर जो चक्रवात आएंगे वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात ही आते हैं, क्योंकि इनको एक प्रबल यानी कि एक मजबूत लो प्रेशर जोन उनको भारत में मिलता है। अब ये चक्रवात जो है वो क्या होगा, ये भारतीय तटों की तरफ आएंगे, है ना। कभी आप सुनेंगे कि आंध्र प्रदेश से टकराया, कभी आप सुनेंगे कि उड़ीसा से टकराया, कभी आप सुनेंगे कि बंगाल से टकराया, है ना। ऐसे जब आते हैं तो जनरली इनकी चक्रवातों की जो कम से कम गति होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी जैसे ताउते आया तो ताउते की जो गति थी वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये गुजरात में टकराया, है ना। उसी तरह से जो ये यास आया है, यास की रफ्तार तो और भी ज़्यादा है, ये 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ीसा और बंगाल की तरफ ये बहुत ही तेजी से, बहुत ही बड़ा बवंडर, बहुत ही मजबूत चक्रवात जो है वो इस तटवर्ती क्षेत्र में टकराया और इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद धीरे धीरे ये अंदर भीतरी लैंड एरिया में ये प्रवेश करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लैंड एरिया में प्रवेश करता है धीरे धीरे, फिर से मैंने बताया था, चूंकि लैंड एरिया में बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इमारतें हैं, जंगल हैं, तो उसकी जो रफ्तार है, उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे टूट टूट करके कमजोर होती जाती है। इसीलिए प्रायः आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन में ये जो चक्रवात है वो कमजोर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यानी एक चक्रवात की आयु बहुत ज़्यादा तो 6 से 7 दिन ही होती है। इस दौरान वो पूरे जो रिहायशी इलाके हैं, जो आवासीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भरपूर नुकसान होता है और आंधी, तूफान, वर्षा ये चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को लैंडफॉल कहा जाता है। लैंडफॉल मतलब कि ये जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, वो लैंड की तरफ आकर के धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो चक्रवात हैं वो सिर्फ बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में ही उत्पन्न होते हैं। दुनिया में बहुत सारे सागर हैं जहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।
चक्रवात मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं उनको भी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखते हैं, ये बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है या अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर उसको हम चक्रवात कहते हैं या फिर साइक्लोन के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून कहा जाता है। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसको टोर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो जो इस तरह की हवाएं हैं, इन चक्रवातों को नाम देने की जो प्रक्रिया है, अगर इसका चलन देखा जाए तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ था। वहाँ के नाविकों और वहाँ के जो नौसैनिक होते थे उनके द्वारा इस तरह की हवाओं को कोई नाम देने का चलन प्रारंभ किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर की स्थापना हुई और उसने उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनको नाम देने की अलग से एक सिस्टम शुरू किया। वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये दो संगठन हैं, इनके द्वारा इन चक्रवातों को नाम दिया जाता है। इसी तरह 2004 में जो हिंद महासागर से जुड़े हुए जो देश हैं, उत्तरी हिंद महासागर से, यानी कि ओमान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन सब 8 देशों ने मिलकर इस क्षेत्र में उठने वाले चक्रवातों के नामकरण की एक प्रक्रिया, एक पद्धति शुरू की। आगे चल करके 2018 में 5 और देश जो कि अरब प्रायद्वीप के थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है और यमन है। यानी कुल आज के समय में 13 देश इसके संगठन हैं और इनके द्वारा इस क्षेत्र में अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके नाम की इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, उसकी एक पद्धति है। वो पद्धति क्या है उसको समझिए। ये 13 जो देश हैं इन सब से 13 नामों के सुझाव मांगे गए, ठीक है। अब इन लोगों ने जो जो नाम के सुझाव दिए तो इसमें इंस्ट्रक्शन साफ है कि आपको ऐसे नाम देने हैं जिसमें न तो कोई जाति, न कोई धर्म, न किसी देश या राष्ट्र, मजहब, लिंग, किसी की भी भावना, जो भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये है। फिर नाम छोटा होना चाहिए, फिर उसका अर्थ भी आपको बताना है, और अंग्रेजी के 8 अक्षरों से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। तो सभी देशों ने 13 नाम सुझाए। उसके बाद इन सब ने क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, वहाँ पर इसको भेज दिया गया और उसके द्वारा काफ़ी विचार विमर्श के बाद इन सारे देशों की एक सूची बना दी गई, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। ध्यान रखेंगे, ABCD करके होता है ना, अल्फ़ाबेटिकली एक सूची बना दी गई और सब देशों के द्वारा दिए गए नामों की एक सूची बना दी गई। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखिए, हाल फिलहाल में जो ताउते आया है ना, ताउते जो नाम है वो नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। M से नाम है, म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया था, जिसका अर्थ था, ताउते का अर्थ था बहुत शोर मचाने वाली तितली। म्यांमार की लिस्ट से वो नाम उठा करके वो डाल दिया गया। अब M के बाद O से एक देश है इसमें ओमान, तो ओमान ने नाम दिया यास। इसी प्रकार से यास के बाद जब अगला जो इस क्षेत्र में कोई चक्रवात आएगा तो N से कोई देश नहीं है, O हुआ, O के बाद P है, P से अगला देश है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो लिस्ट दी गई है 13 में, उसमें सबसे पहला नाम है गुलाब का, यानी कि ये तय है कि अगला जो भी चक्रवात आएगा उसका नाम गुलाब होगा, जो कि पाकिस्तान के द्वारा दिया गया नाम है। इसी प्रकार से अल्फाबेटिकली ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चक्रवात का ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नामकरण कैसे दिया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगला जो
चक्रवात होगा उसका नाम क्या होगा वो समझ में आ गया होगा, क्यों दिया जा रहा है वो समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं यूट्यूब पर, बहुत बड़ा लेक्चर और बहुत वीडियो को न बनाने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को छांटना काटना पड़ता है। क्लास में आपको हम पूरा डिटेल आपको बताते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।